आज हम डिस्कस करेंगे जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 4 है, तो 4 नंबर टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, राइट। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, हिस्ट्री का और प्लस एनसीईआरटी हिस्ट्री रहेगी, वो सब यहाँ पर इसमें शामिल रहेगी टेस्ट में, राइट। और 3 नंबर टेस्ट तक मैं ऑलरेडी आपको पूरा करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, राइट। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 4 है इसका पार्ट 1, फिर उसके बाद कराएंगे आपका टेस्ट 4 का पार्ट 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4 में, देखते हैं हिस्ट्री के क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई थी, ठीक है। दूसरा क्या है, युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका, राइट। पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। पहला करेक्ट है क्योंकि क्या है, कई नए श्रमिक थे इनको नियोजित किया गया था और सभी से क्या अधिक समय तक यहाँ पर काम कराया गया था, राइट। और युद्ध के जो वर्षों बाद यहाँ पे क्या उद्योग जो आपका औद्योगिक उत्पादन था उसमें तेजी भी आई थी, ठीक है। तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि युद्ध के पश्चात मैनचेस्टर कभी भी भारतीय बाजार में अपना पूर्व स्थिति थी वो पुनः प्राप्ति नहीं कर सके थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, आधुनिकीकरण के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी, जापान ये प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे, ठीक है, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था युद्ध के पश्चात कमजोर हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से क्या है, जुड़ने लगी थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, 20वीं सदी में जो राष्ट्रवाद था उसके विकास के साथ साथ भारत की जो पहचान थी भारत माता की छवि के दृष्टिगत के रूप में जुड़ने लगी थी। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है क्योंकि जो 1870 का दशक था उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत की यहाँ पर रचना की थी, ठीक है। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में यहाँ पर शामिल किया गया था और पश्चिम बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से इसे गाया भी गया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर भारत माता की मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था, ठीक है। ये बोले राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी छवि को वर्ष 1905, ठीक है, वर्ष 1905 में यहाँ पर चित्रित किया था, राइट। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका राजा रवि वर्मा नहीं होगा, यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रविंद्र नहीं बोल रहा हूँ, अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अविंद्रनाथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा, 1 2 आपका करेक्ट होंगे, तो केवल 2 यहाँ पर स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा और महसूस करने लगा, ठीक है, जुड़ा और महसूस करने लगा। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत भी है क्योंकि खिलाफत आंदोलन और एवं असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग थलग हो गया, ठीक है, तो जुड़ा नहीं था, अलग हो गया था। सेकंड है, 1920 के दशक में कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूह के विरुद्ध हो गई थी, ठीक है। तो क्या है, ये भी गलत है क्योंकि 1920 के दशक में कांग्रेस जो हिंदू महासभावादी जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी थे वो समूह के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ने लगे थे, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम्हारा डी स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा, तो दोनों गलत हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1930 में स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है प्रतिज्ञा का मसौदा यहाँ पर तैयार किया गया था, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा किनके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी, ठीक है। कब, 1929 में जो आपका इरविन द्वारा 1929 में अक्टूबर में अनिर्दिष्ट भविष्य में भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट की एक स्पष्ट पेशकश के साथ यहाँ पर भविष्य के संविधान की चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसमें क्या कांग्रेसी जो नेता थे वो संतुष्ट नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर कट्टरपंथी अधिक मुखर हो गए, राइट। तो ये इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का। चौथे का यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यात्री मार्को पोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो यात्री मार्को पोलो है उसके बारे में विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, वह 1292 में 1292 में भारत का कोरोमंडल तट पर उतरा था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, उसकी मृत्यु क्या हुई थी, 1210 में हुई थी, ठीक है। जबकि मार्को पोलो का जन्म क्या हुआ था, 1254 में होता। तो कहाँ से आ जाएगा इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है काम आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से
दूसरा स्टेटमेंट, ये पहला कोरोमंडल पर होता था 1292 में, ये करेक्ट है क्योंकि जो मार्को पोलो था चीन से अपने मूल निवास स्थान जाते समय हिंद महासागर में 2 वर्ष की समुद्री यात्रा के बाद 1292 ईस्वी में भारत के कोरोमंडल तट पर पहुंचा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब ये शासन, उसने किसके शासनकाल में यहाँ पर यात्रा की थी? दक्षिण भारत की काकतीय वंश के जो शासनकाल था उसमें शासन, मतलब यहाँ पर भारत आया था, ठीक है। तो हमारा पहला गलत, दूसरा सही, ओनली 2, केवल 2, ठीक है। अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तवरम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? जो तवरम शब्द है उसकी सबसे अच्छी व्याख्या, मतलब इसमें से सबसे सही व्याख्या कौन करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा प्रमुख नैनारों की जो कविता का संग्रह था उनके वो करते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपका अपार, सबद्दर और सुंदरार हैं, राइट, ये सब क्या है? नैनार शैव संत की कविताएं हैं, तवरम के रूप में भी ये जानी जाती है, ठीक है। ये एक संलग्न है जिसे 10वीं शताब्दी के गीतों के संगीत के आधार पर संकलित किया गया और वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, पहला स्टेटमेंट है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा है, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों की आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि बाबा गुरु नानक के लिए पूर्ण या रब कोई लिंग या रूप यहाँ पर नहीं था इसमें, ठीक है। ये ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा गुरु नानक कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे लिखा है दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि ग्रंथ साहिब संकलित किया। तो क्या है? 5वें गुरु अर्जुन देव बाबा गुरु नानक के गीतों को उनके उत्तराधिकारी बाबा फरीद रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक और कबीर थे जिन्होंने क्या है धार्मिक कवियों के साथ आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। तो ये हमारा ये सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, मैच करते हैं, विचार करते क्या है? मुल्फुजात, तजकिरा, ठीक है, तजकिरा, मुक्तबात, तो ये सब क्या है आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे बोल रहा है जो आपका मुल्फुजात है, एक शख्स का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तिगत या अभिव्यक्ति, ठीक है। तो सूफी संतों की बातचीत इससे करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सुमेलित हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है? तजकिरा, ठीक है। तजकिरा आपका होता है जो देखो मुक्त बात है, मुक्त बात का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों के सहयोगी से संबोधित पत्र लिखना, ठीक है, या पत्र देना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है, थर्ड भी करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपका है तजकिरा। तजकिरा का शाब्दिक अर्थ होता है सूफी संतों की जीवनी, है ना, या स्मरण उसका। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो सभी 3 युग में करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन कला के विषय में अमुक्तमाल नामक कृति की रचना की है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 9वें का? कृष्णदेव राय से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल कब था? 1509, ठीक है, 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल था, ठीक है। इनके शासन कला में विषय में अमुक्तमाल नामक तेलुगु भाषा में एक कृति जो थी लिखी गई थी। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं, 10वां नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। आइनेकबरी उत्तर भारत में उगाई जाने वाली फसलों की एक सूची में तंबाकू का उल्लेख है। पहला आपका स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है? गलत है क्योंकि आइनेकबरी उत्तरी भारत में उगाई जाने वाली फसलों में सूची में तंबाकू का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया था, राइट, गलत हो गया। दूसरा क्या है? अकबर तंबाकू की लत से चिंतित था इसलिए उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि इस समय तंबाकू पीना या हुक्का चिलम में बड़े पैमाने पर चलन था, ठीक है। जहांगीर जो था इसकी लत से चिंतित था, ना कि अकबर। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, पोलज परती चचर, ठीक है, पोलज परती चचर बंजर के रूप में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। किसके शासनकाल में ये किया गया था? 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किया गया था आपका जो अकबर था, अकबर के शासनकाल में किया गया था, राइट। पोलज क्या था? वह भूमि होती थी जिस पर क्या प्रतिवर्ष आपका प्रत्येक फसल के लिए नियमित रूप से कृषि करना, राइट। परती क्या होता था? परती आपको वह भूमि जो उर्वर शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती थी। चचर क्या होता था? वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों के लिए परती में छोड़ दी जाती थी। बंजर क्या था? वह भूमि जो जिस पर 5 या उससे अधिक समय के लिए कृषि नहीं करते थे। तो ये अभी भी सेम है वो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 11 का यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में
नस्तलीक, ठीक है, मध्यकालीन भारत में नस्तलीक शब्द का संबंध किससे है? नस्तलीक शब्द का संबंध किससे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का आपका वर्णों को जोड़ने के लिए निर्मित फारसी सुलेखन शैली है ये, ठीक है, वर्णों को जोड़ने के लिए फारसी एक सुलेखन शैली है, राइट। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे, उन्होंने अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखक थे यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है। 30 नंबर, लिंगायत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जो लिंगायत संप्रदाय थे इसके बारे में हमको यहाँ पर विचार करना है, इसको देखते हैं। वे शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते थे। पहला स्टेटमेंट आपका 13 का ये हो जाएगा यहाँ से, राइट। पहला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर है ये गलत है, क्योंकि वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, ना कि लिंग रहित, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे तथा मृतकों को दफनाते थे, ठीक है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि धर्मशास्त्र में बताया जाते थे कि श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे, तो करेक्ट है सेकंड। तीसरा, उन्होंने जाति एवं ब्राह्मणवादी वर्चस्व था उसके विचार को यहाँ पर चुनौती दिया, राइट। तो जो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि कुछ समुदाय के दूषित होने के कारण ब्राह्मणी उदाहरणों का विरोध किया उन्होंने, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। पहला गलत है यहाँ से आपका, ठीक है, तो पहला गलत है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13 का पहला मेरा गलत था, तो 2 सिर्फ करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, कवि संत कबीर, ठीक है, कवि संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर क्या विचार करना है। उनके पद और शिक्षाएं बीजक में संरक्षित हैं, जो उनके पद और कविताएं हैं बीजक में संरक्षित हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि कबीर की वाणी 3 विशिष्ट थी किंतु परस्पर व्याप परिपाटाएं जो संकलित थी, कबीर, बीजक, कबीर पंथी, ठीक है, ये सब क्या है इसमें इनके द्वारा यहाँ पर ये संरक्षित है, ठीक है। दूसरा क्या है? उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों से प्रेरणा ली है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कबीर वाणी की एक विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटी थी उसका सहारा लिया है। इस्लाम, यौगिक परंपरा, ब्राह्मण है, ठीक है, आत्मन, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। C 1-2 इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। 15, मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, पहला स्टेटमेंट आपका है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, ठीक है, तो ये कब किया गया था? जो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था, ये किया गया था 1500 से 1600 के बीच में, 1500 से 1600 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में ही। उसके बाद गोलकुंडा सल्तनत का जो उदय था, ये कब किया गया था? गोलकुंडा सल्तनत का उदय, राइट। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना, जो उड़ीसा के गजपति साम्राज्य थे उसकी स्थापना ये हुई थी आपकी गजपति साम्राज्य की स्थापना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गजपति साम्राज्य की स्थापना, इसको लास्ट में मैच कर लेंगे। जो गोलकुंडा जो सल्तनत है, ठीक है, गोलकुंडा सल्तनत का होता है, ये होता 1518 में। कब हुआ था? 1518, राइट। ये 1500 से 1600, ये 1518 में। और क्या बचा आपका? ये बचा आपका उड़ीसा के जो गजपति साम्राज्य है, राइट, ये आपको बचा यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो हमारा आंसर रहेगा, पहले तो रहेगा उड़ीसा के जो गजपति साम्राज्य है, यही सबसे पहले आएगा। इसको देख लेते हैं कि किस वर्ष में रहेगा, इसको थोड़ा सा इसमें दिखा नहीं है। उड़ीसा गजपति साम्राज्य 1435, ठीक है, मिल गया ये। उड़ीसा के जो गजपति साम्राज्य थे, इनकी स्थापना 1435, ठीक है, सबसे पहले यही हुआ है 1435। तो सीरियल से लगाएंगे तो क्या आएगा? पहले यही आएगा 1435 का, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ये 1500 वाला आएगा। उसके बाद आपका गोलकुंडा आएगा। तो इस टाइप से आपको मैच करना है। तो आपका हो जाएगा 3, 1, 2, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। दो फसल या दो फसला, ठीक है, और जिन ए कामिल शब्द की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये शब्द जो है किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको जो मध्यकालीन भारतीय कृषि की पद्धतियां हैं, जो मध्यकालीन भारत की कृषि है उसकी पद्धतियां दी हैं, ठीक है। तो आपकी जो मध्यकालीन भारत की जो बुक है सतीश चंद्र, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। कृषि मौसम के 2 प्रमुख चक्र के दौरान यहाँ पर की जाती थी। एक खरीफ है जो पतझड़ में, ठीक है, दूसरा क्या रवि जो आपका बसंत में। इसका अर्थ होता है सूखे क्षेत्रों में बंजर जमीन को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर वर्ष में कम से कम 2 फसलों की पैदावार होती थी इन दोनों में, ठीक है। तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सवार के नाम से जाना जाता था? सवार के नाम से यहाँ पर किसे जाना जाता था? 17 नंबर क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा घुड़सवार। घुड़सवार को क्या सवार के नाम से जानते थे? क्योंकि मध्यकाल में ही, मध्ययुगीन में भारत में सवार शब्द का तात्पर्य घुड़सवार या सैनिकों के घुड़सवार से होता था, जो भारतीय सैन्य प्रणाली का अभिन्न अंग था, ठीक है। क्या था? अभिन्न अंग था, याद रखना है आपको। ये सवार प्रायः सामंती व्यवस्था के हिस्सा होते थे, ठीक है, याद रखना है। 17 हो गया। 18 नंबर देखते हैं यहाँ से। 18 है
कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया है। पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली की नदी के तट पर स्थापित किया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका 18 का ये बोला है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, दूसरा है अंग्रेजों ने कारखाने चारों ओर एक किला बनाया। अंग्रेजों ने कारखानों को चारों ओर एक क्या किला बनाना शुरू किया, जो बाद में कलकत्ता शहर बन गया। तो इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। देखो, भारत इसमें पहला बोला है पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली के तट पर खोला गया। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कारखाने चारों ओर किला बनाया, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लेकिन जो पहला बोल रहा है भारत में पूर्वी जो कारखाना था बनाया गया ऐसा, ठीक है। अंग्रेजों ने कारखाने के चारों ओर एक किले बनाना शुरू किया। देखो, कारखाना बनाया गया, कारखाने में क्या हुआ, क्या क्या किया गया, ये सब बताना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या नोट बताया, इन्होंने कारखाने के किले बनाना शुरू किया जो कलकत्ता शहर, ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं पूछा है, राइट। मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो पहला जो कारखाना बनाया गया था, इन्होंने बताया इतने सन को बनाया गया था। ठीक है, इस डेट में बनाया गया था। उसके बाद किसने बनाया, किसने इसकी नींव रखी, राइट, इसका टारगेट क्या था। तो ये सब, ये बात सेकंड बात हमको बतानी चाहिए। सेकंड बात में ना कि बताना चाहिए था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर किला बनाना शुरू कर दिया था। तो ये यहाँ पर इसकी बात मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड बात इसकी मैच नहीं कर रहा है। तो आपका 1-2 स्टेटमेंट तो सही है, बट इसकी व्याख्या यह नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा आएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। 1-2 सही है, परंतु सेकंड इसकी एक की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है। जो नील विद्रोह है निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का 1859 to 60 का नील विद्रोह। ठीक है, 1859 to 60 का, जिसको ब्लू रेबिलियन या नील विद्रोह भी नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण कृषि विद्रोह था। 1850 के दशक के अंत में ब्रिटिश भारत में, विशेष रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब क्या है पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्रिटिश नील जो बंगाल बागान के मालिक थे, उनके द्वारा भारतीय किसानों पर थोपी गई दमनकारी जो नील की कृषि थी उसके द्वारा प्रेरित थे यहाँ। ठीक है, तो हमारा 19 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। पहला स्टेटमेंट है, और जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट भी है, राइट, क्योंकि वर्ष 1858 में एक नया कानून पारित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे देगा। पहला करेक्ट है। दूसरा है, शासकों को उनके क्षेत्र की सुरक्षा आश्वासन दिया, उनके जो शासक थे उनके क्षेत्र की सुरक्षा के क्या आश्वासन दिया गया था, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है, राइट, क्योंकि जो देश के सभी शासक थे उनको आश्वासन दिया जाएगा कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, और उन्हें अपनी रियासत या अपने वंशज जो हैं, यहाँ तक कि दस्तक पुत्र जो हैं, उनको सौंपने की यहाँ पर छूट दी गई थी, राइट। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तीसरा है, भारतीय सेना, जो सेना भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया था, राइट, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो भारतीय सिपाही थे उनका अनुपात कम करने के लिए यूरोपीय सिपाही यहाँ पर संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथा है, मुसलमानों की संपत्तियाँ क्या है, जब्त कर ली गई थी, राइट, मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। चारों बातें यहाँ पर क्या एकदम करेक्ट है। 20 का चारों बातें करेक्ट है, तो सभी 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है, कलकत्ता, बम्बई, सूरत। तो इनमें से बोल रहा है किस शहर ने अपने कितने शहर ने 18वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरे थे। ठीक है, इनमें से कितने तीनों शहर थे जो 1857 में या 18वीं सदी में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में उभरे थे। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का। देखते हैं कौन कौन थे। देखो, इसमें देखो 18वीं सदी के अंत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसके शहर में तेजी से बढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता था, बम्बई था, सूरत नहीं था, यहाँ पे मद्रास था, राइट। तो ये दो हमारे अभी यहाँ पर करेक्ट हैं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खानकाह शब्द का सही वर्णन करता है। जो खानकाह है इसका शब्द का सही वर्णन इनमें से कौन करता है। ठीक है, तो ये है एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम घर के रूप में यहाँ पर किया जाता था। तो 22वें का बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खान का यात्रियों के लिए विश्राम घर ऐसा स्थान था जहाँ लोग अपना आध्यात्मिक मामले पर चर्चा करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे, नृत्य संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते थे। तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, कैलिको
अधिनियम भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। 23 का पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसी दबाव, देखो ये जो है आपका कैलिको अधिनियम, इसी दबाव के कारण वर्ष 1720 में ब्रिटिश जो सरकार है इसने इंग्लैंड में छापेदार जो सूती वस्त्र थी उसमें छींटे का उपयोग कर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। ये कानून पारित कर दिया गया था। इस कानून में कैलिको अधिनियम, इसको कैलिको अधिनियम भी कहते थे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया था, ये गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, भारतीय वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड में तकनीकी नवाचार की खोज हुई थी, राइट। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही होगा, क्योंकि भारतीय वस्त्रों के साथ इस होड़ की वजह से कि इंग्लैंड में तकनीकों को सुधार की आवश्यकता दिखाई देने लगी थी। वर्ष 1764 में, ठीक है, जान की स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, ठीक है। जान के ने क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे क्या पारंपरिक जो तकली थी उनकी उत्पादकता में काफ़ी बढ़ गई, राइट। और 1786 में रिचर्ड जो आर्कराइट थे उन्हें वास्प इंजन का भी आविष्कार किया, जिसमें क्या है, जो आपका किलोग्राम था, ठीक है, जिसमें किया गया जो सूती वस्त्र था उसमें बुनाई के लिए क्रांतिकारी को यहाँ पर रूप में परिवर्तन कर दिया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो पहला यहाँ से गलत होगा, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है, तो केवल 2 इसका आंसर होगा बी, 23 का बी। 24 नंबर, भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत पर विश्वास करते थे। पहला स्टेटमेंट है कि जो भू क्षेत्र थे उस पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत पर विश्वास करते थे। 24 में ये बोला पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि भारत में अंग्रेज जो केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय नियंत्रण नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि देश में जो समाज है उसको सब बनाने की नीति जो थी, रीति रिवाज थे, उसके मूल्यों का मूल्यांकन करना, ठीक है, उसकी मान्यताओं को परिवर्तित करना जैसा उसके सांस्कृतिक मिशन पर था। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने का योगदान दिया। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जोन्स ने पाया कि उस समय कोलकाता में तैनात हुए सारे जो अफसर थे अंग्रेजी और उनके जो अंग्रेजी में दिलचस्पियाँ रखते थे, मतलब अंग्रेजी में रुचि रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने नेथेलियन हॉलबेट ने भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं की अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास करने लगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों की एक पहल थी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से वो भी करेक्ट है। जो हेनरी टॉमस कोलब्रुक थे, नेथेनियल हॉलहेड और विलियम जोन्स, इन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और जो आपकी एशियाटिक रिसर्च जो नामक पत्रिका थी उसका प्रकाशन भी शुरू किया। तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो सभी 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, वुड डिस्पैच ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र में सुधार होना। दूसरा क्या है, यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी, राइट। 25 का ये, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, वुड्स डिस्पैच ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र में सुधार होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा को आर्थिक महत्व बचाने में सक्षम बनाएगी। देखो यहाँ पर जो यूरोपीय शिक्षा बोल रहा है भारतीयों से सक्षम बनाने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। ये जो वुड डिस्पैच की बात चल रही है, यहाँ पर वुड डिस्पैच की यहाँ पर बात चल रही है, ना कि बात चल रही है कि ये शिक्षा भारतीयों को ये बनाएगी, ऐसा बनाएगी। यहाँ पर इसको तर्क नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि वुड डिस्पैच ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों से नैतिक शिक्षा में सुधार होगा, जिससे हमारा आगे की जो काम होगा वो होता रहेगा, राइट। यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया, सीधे से एक बीच की लाइन मिस कर दी, सेकंड लाइन बोल दी यहाँ पर, यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व पहचानने में सक्षम बनाएगी। वो तो पहचानने बनाएगी, बट फिलहाल जो डिस्पैच की बात चली तो कुछ और भी बातें थी वहाँ, तो यहाँ से ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। पहला बात तो दोनों सही है, बट इसके सेकंड की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 25 का बी, राइट। देखो सीरियल से एकदम बातें चलनी होती, एकदम क्लोज पॉइंट से। अगर 99.9% ये है ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर बोल रहा है, तो 100% आपकी बात ये भी होनी चाहिए, ना कि 101%, ठीक है। इतना आपका रहता है, एकदम क्लोजली बात आपको याद रहनी चाहिए कि क्या, तभी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे। क्या होगा आंसर, इसका आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26, अधिगम की स्वदेशी प्रणाली, जो अधिगम की स्वदेशी प्रणाली है उसके पाठशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कोई निश्चित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रित पुस्तकें नहीं थी, कोई अलग भवन नहीं था, कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी। पहला आपका यहाँ पर 26 में ये बोल रहा है, जो 26 में पहला ये बोल रहा है, ये आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट
आपका ऐसे सही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी वहाँ पर, छपी हुई किताबें नहीं थी, पाठशाला में इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच कुर्सियाँ अलग से नहीं होती थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। तो ये सब क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इन संस्थाओं की स्थापना ईसाई मशीनरियों द्वारा ईसाई धर्म को लोकप्रिय बनाने के प्रयास के की गई थी। तो सेकंड गलत है आपका, ठीक है। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थायी समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी, राइट। ये किसी धर्म द्वारा नहीं चलाई जा रही थी। किसी पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला और सेकंड गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड गलत है तो पहला करेक्ट, तो ए यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं, राजा राम मोहन राय, वीरेशलिंगम पंतलु, ठीक है, पंतलु, श्री नारायण गुरु। तो इनमें से बोलेंगे प्रभाव क्षेत्र समाज सुधारकों के कौन कौन से प्रभाव क्षेत्र थे, आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें तो देखो कौन कौन थे, इसको देख लेते हैं। देखो राजा राम मोहन राय थे, राइट। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में क्या ब्रह्म समाज के नाम से भी यहाँ पर क्या है जाना जाने लगा था, ठीक है। तो पहला हमारा सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि वह विशेष रूप से विधवाओं के जीवन में आने वाली जो समस्या थी जो उसमें चिंतित थे, उन्हें सती प्रथा के विरुद्ध यहाँ पर अभियान भी चलाया था। उनका प्रभाव पूरे बंगाल तक यहाँ पर फैला हुआ था। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। वीरेशलिंगम पंतलु, ठीक है, ये क्या थे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगी भाषी के जो थे, तेलुगी भाषी क्षेत्र था आंध्र क्षेत्र का, उसमें वीरेशलिंगम पंतलु ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंध्र में थे। श्री नारायण गुरु, ये क्या है, तमिलनाडु। देखो श्री नारायण गुरु हैं, राइट। इनके अनुसार ये बोला था एक ही जाति थी, इनके अनुसार क्या है, सारी मानवता एक ही जाति थी। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यानु, ठीक है, मतलब मानवता की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये तमिलनाडु में यहाँ नहीं था, तो केरल में था ये, ठीक है। तो तमिलनाडु में थे, केरल थे यहाँ। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दो करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। अगला देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसके पीछे तत्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था, जो इसके पीछे तत्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन था। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि विशाल जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जुलूस निकाले गए थे, प्रतिरोध थे उनके नए जो मार्ग तलाशे गए थे, जिससे क्या है स्वदेशी आंदोलन का नाम यहाँ पर नाम से जाना जाना था। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 28 का, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा यहाँ पर इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल प्रांत तक ही सीमित था, जो इसका ये गलत है, क्योंकि जो आपका स्वदेशी आंदोलन था इसका बंगाल से में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य क्षेत्रों में भी इसकी जो भारी अनुगूंज थी सुनाई दी थी, ठीक है। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा क्षेत्र, इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से हमें जाना जाता था। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक। अलग अलग भी यहाँ पर सीमित थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। ये ओनली बंगाल तक ही नहीं सीमित था, और भी जगह सीमित हो गया था, मतलब और भी जगह फैल गया था। तो पहला सिर्फ करेक्ट होगा, दूसरा गलत है। 29 वृद्धावस्था जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ठीक है, संपन्न पोर्टल, आपका स्कर्ट पोर्टल है, तो इस पर देखना है कौन कौन से कितने जो मेरे यहाँ पर सम्मिलित हैं, राइट। तो देखते हैं 29 में, देखो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है जो, ठीक है, वय वंदन योजना है, ये कि वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई यह योजना थी। किसके लिए, वरिष्ठ जो अधिकारी थे या वरिष्ठ नागरिक थे उनको हर महीने क्या है पेंशन का गारंटी कर भुगतान करेगी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, संपन्न पोर्टल, जो आपका संपन्न पोर्टल है, ये परियोजना 2018 में शुरू की थी। इसका दूरसंचार विभाग के जो पेंशन भोगी थे उनके लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। यह पेंशन भोगियों के बैंक खाते में पेंशन को सीधा भुगतान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, ये रोजगार मंच यहाँ पर नहीं है। ये जो आपका SACRED आपका सेक्रेट पोर्टल है, ठीक है, सेक्रेट पोर्टल है, ये रोजगार के अवसर जो चाहते थे वरिष्ठ नागरिक उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच था। यहाँ पर ये ऑनलाइन ये प्रसंस्करण भुगतान नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, भारत में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है 30 नंबर में, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजातीय अधिनियम को निरस्त यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर जो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से
पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि काका कालेलकर आयोग जिसका पहला ओबीसी आयोग, जिसको ओबीसी बोलते हैं, जिसे पहला ओबीसी आयोग बोलते थे, इसका गठन 1953 में यहाँ पर किया गया था। राइट, कब किया गया था? 1953 में किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि काका कालेलकर जो थे इनकी रिपोर्ट के आधार पर, है ना, इनकी जो रिपोर्ट था उसके आधार पर पहला ओबीसी आयोग इसको बोलते थे, ना कि इसका जनजाति अधिनियम तो को निरस्त कर देते थे, है ना। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, इनका इससे जनजाति अधिनियम से कोई मतलब नहीं था। दूसरा क्या है? वर्ष 1871 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित यहाँ पर किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ ये बोल रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका थोड़ा थर्ड की, पहले सेकंड छोड़ के मैं थर्ड की बात कर लेता हूँ, तीसरे स्टेटमेंट की। देखो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो बालिका थी, ठीक है, बालिका थी, उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो छात्रवृत्ति वो यहाँ पर प्रदान की जाती थी। राइट, तीसरे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट आपका है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्ध घुमंतु जनजाति योजना, विमुक्त घुमंतु और ये सब के लिए जो बच्चे थे, विशेषकर बालिकाएं, उनके बीच यहाँ पर शिक्षा का प्रसार था। ठीक है, ओनली जो यहाँ पर बच्चों के लिए विशेषकर या बालिकाएं के बीच, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर प्रसार था, ना कि ये सभी के लिए। तो यहाँ पर तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर 1871 में आपराधिक जो जनजातीय अधिनियम है उसके तहत ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें जन्मजात अपराधियों के रूप में अधिसूचित किया गया था, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट आपका, ये आप बात करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि विमुक्त ऐसे समुदाय जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू किया गया था, उससे एक श्रृंखला के रूप में जन्मजात अपराधी के रूप में अनुसूचित यहाँ पर किया जाता है। तो सेकंड हमारा जो पहला सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ। राइट, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। तो एक स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, सही पूछा है तो सिर्फ एक करेक्ट है। 31 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बाल मृत्यु दर के अनुमान के लिए गठित अंतर एजेंसी समूह UNIGME जो बाल अस्तित्व लक्ष्यों की दिशा की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करता है, तो इनमें से कौन है वो? राइट, तो करेक्ट आंसर जो 31 का रहेगा हमारा रहेगा ये यूनिसेफ। यूनिसेफ के नेतृत्व वाला पहला समूह जिसे WHO, ठीक है, जिसमें WHO और विश्व बैंक जैसे कई संगठन यहाँ पर क्या है शामिल हैं। राइट, तो हमारा यहाँ से 31 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका UNIGME है इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो आपका है यूनिसेफ द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और इसमें क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन समूह जो आपका है विश्व बैंक के समूह, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक जो सामाजिक मामले हैं वो उसके विभाग और जनसंख्या के प्रभाग यहाँ पर क्या इसमें शामिल होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 देखते हैं। स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है, स्मार्ट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है, कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। पहला स्टेटमेंट है 32 का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम ये सही है, सही भी है। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षण जो पेशेवर थे उनमें आयुर्वेदिक संस्थान को मुख्य धारा के रूप में लाना उनका उद्देश्य था। दूसरा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो कार्यान्वयन इसकी संस्था का उद्देश्य, मतलब ये इसकी कार्यान्वयन संस्था होगी, ये गलत है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय जो आपकी आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान है परिषद है वो यहाँ पर इसको प्रोग्राम को शुरू करेगा, ना कि ये आपका परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 33, भारत प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये रोजमर्रा जिंदगी में नदियों, बंदरगाहों और जहाजरानी के महत्व पर कल्पना का प्रकाश डालेगा। पहला स्टेटमेंट है 33 का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर, दूसरा स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य संभावित मत्स्य क्षेत्र के निर्माण का उद्देश्य साझा और मंच तैयार करना। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि भारत प्रवाह पोत परिवहन नदी जो समुद्र हैं उसमें लोगों के बारे में एक बड़ा दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के जो हितधारक थे उनको एक साथ लाने के लिए साझा मंच यहाँ पर तैयार करेगा। ठीक है, ये मत्स्य इसके लिए नहीं है। तीसरा है, यह पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। राइट, जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी एक प्रमुख पहल है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, तीसरा भी यहाँ से गलत है, पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख यहाँ पर पहल नहीं है यहाँ। राइट, ये आपका हो जाएगा पत्तन पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। पहला जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, ओनली एक करेक्ट है, तो केवल एक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 34, निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है, निम्नलिखित विवरण उसके पर विचार करना है।
सतह पर मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल, सिंगल स्टेज मिसाइल, सॉलिड मिसाइल। ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है, इसके संदर्भ में कौन सी बातें यहाँ पर सही है पृथ्वी सेकंड के बारे में, राइट। तो देखो पृथ्वी जो सेकंड इसके बारे में आपका यहाँ से जो आंसर होगा ये क्या होती है, ये क्या है, देखो पृथ्वी सेकंड एक स्वदेशी रूप से विकसित या सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसकी रेंज क्या लगभग 350 किलोमीटर होती है। तो हमारा कथन एक और कथन दो यहाँ से क्या है, सही हो जाएगा, मतलब यहाँ जो कथन बोल रहा है। उसके बाद तीसरा कथन जो देखते हैं, इसमें देखो बोला पृथ्वी जो सेकंड है इसकी श्रेणी में से एक सिंगल स्टेज लिक्विड जो आपकी फ्यूल्ड मिसाइल है वो यहाँ पर होती है, जिसमें क्या 500 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम की जो वार हेड माउंटिंग क्षमता है वो होती है, ठीक है। तो हमारा तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। ये सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल यहाँ पर नहीं है, ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, यानी जैसे मैंने आपको बताया। तो चौथा गलत हो जाएगा, केवल 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3। 35 नंबर 35 है वायरोवोर, ठीक है। वायरोवोर निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, वायरोवोर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का, पहला ज्ञात जीव जो विषाणु बच्ची है, ठीक है, पहला ज्ञात जीव जो विषाणु बच्ची है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी शोधकर्ताओं ने पहला ज्ञात वायरोवोर है या जीव इसको खोजा है, ठीक है, जो क्या है, जो विषाणु बच्ची है, राइट। ये क्या होते हैं, देखो परजीव जो होते हैं, परजीव जो है इसकी एक विषाणु बच्ची प्रजातियाँ होती हैं जो वृक्षों पर क्या पाई जाती हैं और इन्हें कोई जंतु पादप या कवक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है। यद्यपि क्या वर्तमान में इन्हें वायरोवोर के रूप में वर्गीकृत यहाँ पर किया जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 36 वन्यजीव संरक्षण ब्रांड, वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, क्या है, ये परिणाम आधारित आपका वित्तीय साधन है। दूसरा परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, तो हमारा ये गलत हो जाए क्योंकि वन्यजीव जो आपका बॉन्ड है ये एक तरह का पहला परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, ठीक है, वित्तीय साधन है जो काले गैंडों की आबादी में वृद्धि से इस मामले में मापा गया जो संरक्षण के परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर निवेश को संकलित करेगा, राइट। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत नहीं होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। ये एक परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए यहाँ पर किया जाता है। देखो इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए नहीं किया जाता है, ये जो आपके जो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है ये एक तरह का आधारित जो मैंने बताया वित्तीय साधन है जो काले गेंडे की आबादी में वृद्धि के मामले में मापा करेगा, ठीक है। तो इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए होगा, जो काले गेंडे उसके लिए यहाँ पर यूज हो रहा है इसका। तो पहला सिर्फ करेक्ट होगा, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा आपका। 37 IVOFM, ठीक है, IVOFM तकनीकी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इससे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER पुणे द्वारा विकसित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। 37 बोल रहा है इसके द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर सही है, ठीक है। पहला सही भी बोल रहा है कि जो आपका पुणे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जिसको IISER बोलते हैं, पुणे द्वारा इसे क्या है विकसित भी किया गया, पहला करेक्ट है। दूसरा ये वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए, अगल वायु प्रदूषण के लिए नहीं है ये क्या होगा, ये आपका जल प्रदूषण को, जल को साफ करने के लिए रहेगा, ठीक है, वायु का नहीं। तो पहला सिर्फ आपका करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 38 केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण, ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये देश में निर्मित आयातित और वितरित चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को क्या सुनिश्चित करता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया 38 का, राइट। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट सही भी है क्योंकि जो देश में निर्मित जो आयातित वितरित चिकित्सा उत्पाद हैं उसकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता की सुनिश्चित करने के लिए, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है क्योंकि देखो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। अतः देखो आपका क्या है यहाँ पे सांविधिक निकाय बोला है, ठीक है, सांविधिक निकाय बोला है। और आपका यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका सांविधिक है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और एक सांविधिक निकाय, दोनों स्टेटमेंट आपके बात सही बोल रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। देखो आपसे बोल सकता है जो परिवार कल्याण मंत्रालय ये भी मंत्रालय दे सकता है या कुछ और दे देगा, बोल देगा ये संवैधानिक निकाय, सांविधिक की जगह संवैधानिक निकाय बोल देगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। देखो जो भी आपका सांविधिक निकाय कब होता है, जो आपका अधिनियम के तहत आता है वो उसको बोलते हैं सांविधिक निकाय, जो आपका अनुच्छेद के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय, ठीक है। जैसे कि सांविधिक निकाय है तो इसका आपका कोई अधिनियम होगा, आपको जैसे भी आपका कहीं पर भी आता है सांविधिक निकाय तो उसका कहीं ना कहीं अधिनियम होगा। जैसे कि इसका अधिनियम कौन सा आएगा, इसमें आएगा आपका औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940,
ठीक है। अगर ये आपका होता संवैधानिक तो आपका यहाँ पे कोई अनुच्छेद होता, ये बात आपको याद रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 39। हाल ही में समाचार में रहा पद ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन संदर्भित करता है किसको? ये संदर्भित करता है आपको आरंभिक सार्वजनिक जो निर्गम है उनके दौरान हामीदारों को सहमत संख्या से अधिक शेयर विक्रय की अनुमति प्रदान करना। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? ठीक है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है, ना कि एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला स्टेटमेंट आपका 40 का ये है, ठीक है। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में यहाँ पर किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है। तो पहले को पहला स्टेटमेंट जो बोला भारी मात्रा में क्या हमारा जो ऊर्जा है उसको बहा के, ना कि ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो भारी मात्रा में ऊर्जा वितरित या संग्रहित कर पाता है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर दूसरा बोला हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है, सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जहाँ कार्बन अधिग्रहण और भंडारण का उपयोग करके उत्सर्जन को अभिग्रहित किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस से किया जाता है, ये तो सही है। जहाँ कार्बन अधिग्रहण का भंडारण और उपयोग करके उत्सर्जन जो होता है उसको अभिग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट हो जाएगा, भंडारण का उपयोग करके नहीं, इसका उत्सर्जन करके, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, एक और दो करेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2 यूरोप में कई दुर्लभ मृदा तत्व भंडार नहीं पाया गया है। यूरोप में कोई भी मृदा जो तत्व भंडार नहीं पाया गया। दूसरा है यूरोपीय संघ EU द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिज का लगभग 98% चीन आयात करता है, ठीक है, चीन से आयात करता है, ये बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा, आपको ये बताना है। 41 में देखो, 41 में जो आपको बोला है, हाल ही में स्वीडन की सरकारी जो स्वामित्व वाली जो खनन कंपनी है उसने यूरोप में एक दुर्लभ मृदा तत्वों के बड़े निक्षेप की खोज की है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला नहीं पाया था, गलत है, खोज की है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है यूरोपीय संघ ने इसके जो दूसरी बात बोला है, दूसरी बात तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, बात दूसरी एकदम करेक्ट बोला, लेकिन क्या है, पहला गलत और जो दूसरा सही है, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ये आएगा, दूसरी बात एकदम सही है। तो हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखते हैं। 42 है सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्हें पुणे में बालिकाओं, जो पुणे है उसमें बालिकाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से संचालित विद्यालय की स्थापना किया उन्होंने, ठीक है। तो 42 में पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, सही बोला है। उन्होंने मुंबई तथा पुणे में नायकों की हड़ताल का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विधवाओं के सिर मुड़वाने की प्रचलित प्रथा का विरोध यहाँ पर करना था। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा देखते हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत भी की। तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सभी तीन सी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, पहला बोला है तो धौलावीरा है वहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि धौलावीरा में जो गुजरात में है अभी, उसमें जलाशयों के जो साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए थे। दूसरा है सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जो स्थल था सब खोजा गया वो हड़प्पा था, ना कि मोहनजोदड़ो, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो पुरोहित राजा थे उनकी मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो 3 सही है, 2 गलत है यहाँ पर, 1 3 सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे सही है यहाँ पर। 44 महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। महाजनपद काल के बारे में देख लेते हैं। इस काल में लौह का उपयोग बढ़ गया था, जो पहला बोला है, इस काल में क्या लौह का उपयोग यहाँ पर बढ़ गया था, सही है, क्योंकि इस काल के में आरंभिक राज्य जो थे नगर लोहे के बढ़ते प्रयोग के सिक्कों के विकास के साथ जोड़ते थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग बढ़ गया था। इस काल में दौरान में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ पर विकास हुआ, ठीक है, किसका, बौद्ध और जैन धर्म का यहाँ पर क्या है, विकास हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर इस काल में बौद्ध जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, और बौद्ध जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ थे वो भी यहाँ पर महाजनपद के नाम से 16 जनपदों में उल्लेख मिलता है इनका, ठीक है। तीसरा है
इनमें से कुछ राज्य गण संघ थे, इसमें जो कुछ राज्य थे गण संघ थे, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, ठीक है। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। तो हमारे डी इसका आंसर हो जाएगा, तीनों यहाँ से सही हैं। 44, ठीक है। 45, जूनागढ़ शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पहला क्या है, शक शासक जो जूना शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है, इसमें प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील का यहाँ पर उल्लेख भी किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय थी, ठीक है। उल्लेख मिलता है, गलत है। जो आपका सुदर्शन झील थी, एक जो झील थी ये कृत्रिम झील थी, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। हमें जो इसका ज्ञान था लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत में एक शिलालेख से होता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला करेक्ट ए इसका आंसर हो जाएगा। 46, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेल्लालर, उर्वर, उल्वर, अडिमई, इनमें देखो काश्तकार, इनमें से कौन सा है, कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित बता रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा युग में है जो सही सुमेलित है, तो देखो देखते हैं। पहला वेल्लालर, ठीक है, जो वेल्लालर है इसको देखते हैं। वेल्लालर क्या था, बड़े जमींदार होते थे, ये काश्तकार नहीं होते थे, तो गलत हो जाएगा। उल्वर कहते हैं हल चलाने वाले होते थे, ठीक है। तो हमारा पहले ये सेकंड करेक्ट है। अडिमई क्या होते थे, ये दास या जो नौकर है वो होते थे, ठीक है। तो ये हमारा सही है। तो दो करेक्ट हैं, 2 और 3, केवल 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 47, भारत के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्णों की संख्या 4 निर्धारित की गई थी, जो वर्णों की संख्या थी हमारी क्या 4 निर्धारित की गई थी। पहला स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्या, जातियों की संख्या निश्चित थी, जातियों की संख्या निश्चित यहाँ पर नहीं थी, राइट, ये गलत है। देखो यहाँ पर क्या है, वर्णों की संख्या तो निर्धारित थी, लेकिन वही जातियों की संख्या निश्चित यहाँ पर नहीं की गई थी, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, ब्राह्मणवादी, सॉरी पहला सही दूसरा गलत है। ब्राह्मणवादी संस्थाओं का लोगों को जातियों को वर्गीकृत करने के अधिकार होता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है, ठीक है। 47, 48 देखते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन शासकों की पत्नी के नाम से उनके पिता के गोत्र यहाँ पे उद्भूत थे, ठीक है। तो 48 में पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका जो है सही है, क्योंकि सातवाहन के शासकों को विवाह करने वाली जो महिला थी उनके नामों में विशेषण से ज्ञात होता था कि उनमें कई नाम गौतम और विशिष्ट जैसे गोत्रों से उद्भूत होते थे, जो उनके पिता के गोत्र होते थे, सही है। दूसरा, ये शासक बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे, अर्थात उनकी एक से अधिक पत्नियां होती थीं, ठीक है। सातवाहन शासकों में कुछ बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे, अर्थात उनकी क्या एक से अधिक पत्नियां भी होती थी। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई थी, जो उनकी पहचान थी क्या है, उनके पिता के नाम से की गई थी, ये गलत है। सातवाहन शासकों के उनके मृत नाम या मातृ नाम माता के नाम से उनकी पहचान किया गया था, तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार आमतौर पर पितृसत्तात्मक था, जो सिंहासन था वो पितृसत्तात्मक, ये सही है, क्योंकि सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार था पितृवंशक होता था या पितृवंशिक होता था, ठीक है। तो ये सही है चौथा। आपका यहाँ से तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा गलत है, तो 1, 2, 4 सही होगा। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक दिखा देता हूँ, 1, 2 और 4, तीसरा गलत है। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तमिलम की व्याख्या करता है, तमिलकम की व्याख्या में से कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, तो ये करता है आपका भारत के दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें प्रमुखता चोल, चेर और पांडे यहाँ पर राज्य यहाँ पर शामिल होते हैं, वो क्या तमिलकम की यहाँ पर व्याख्या करते हैं, राइट। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन यहाँ से निम्न कथनों पर विचार करना है। संसार निश्चित है, संसार निष्प्राण है, दुख मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है। इनमें से कितने बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं, इनमें 3 जो सिद्धांत दे रहा है, इनमें से कितने हैं जो बौद्ध के जो सिद्धांत हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सिद्धांत है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50 का। देखो पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुनिया अनित्य या अनिश्चय, ठीक है, परिवर्तनशील है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, निश्चित नहीं है। संसार निष्प्राण है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, क्योंकि दुख मानव अस्तित्व में अंतर्निहित है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो 2, 3 करेक्ट हैं, 2 और 3 करेक्ट हैं, तो आपका हो जाएगा पहला गलत है, तो केवल 2, ये हो जाएगा बी, केवल 2 मतलब 1 और 2 स्टेटमेंट। 51, भारत ओमान संबंध के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
भारत ओमान के संबंध में विचार करना है। भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिए ओमान के प्रमुख बंदरगाह दुक्म तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। पहला स्टेटमेंट आपका 51 का ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो सही भी है आपका, ठीक है। सेकंड, ईस्टर्न ब्रिज दोनों देशों के मध्य वायुसेना का अभ्यास है। जो ईस्टर्न ब्रिज है दोनों देशों के मध्य क्या है, वायुसेना का यहाँ पर अभ्यास है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि वायुसेना का अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज। तीसरा है, ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए भारत प्रवेश द्वार है इसका, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ओमान होर्मुज जल संधि में प्रवेश मार्ग पर स्थित जिसके माध्यम से भारत में तेल आयात का 5वां हिस्सा आयात करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आंसर सभी 3, ठीक है। 52, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया के बीच सीमाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की विशेषता को संदर्भित करती है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, पहला स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है। दूसरा है, विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक जो आपकी क्रांति है उसको केंद्र स्थापित करने के लिए बंगलुरु को चुना है, ठीक है, बंगलुरु को चुना है। तो 52 में सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका देख लेता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि हाल ही में जो इसने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी के लिए नियुक्त किया, ना कि बेंगलुरु को, हैदराबाद और तेलंगाना को। तो पहला सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत, ओनली 1। 53 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला जो टेस्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे वो 54 से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 53 तक ऑलरेडी कर लेंगे यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। पहला स्टेटमेंट आपका 53 का ये हुआ, पहला स्टेटमेंट ये है और आपका जो स्टेटमेंट है सही है, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, ये विश्व व्यापार बैंक WTO के साथ ब्रिटेन वुड्स जो ट्विंस है उसका यहाँ पर क्या है, गठन करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि दोनों संगठन अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन के स्थापित होते हैं, ठीक है। क्या है, दोनों जो संगठन है अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन में स्थापित होने पर सहमत हुए, इसलिए ब्रिटेन वुड्स दिवस के रूप में इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के रूप में इसे जाना जाता है, राइट। तो हमारा यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों ये प्रकाशित करता है। 1 और 3 सही है तो केवल 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 53 क्वेश्चन थे, इसमें पार्ट 1 में मैंने वो डिस्कस कर लिए। अब पार्ट 2 लेके आएंगे 54 से आपका 100 क्वेश्चन तक वहाँ डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट नंबर ये जो 4 है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स PDF रहते हैं वहाँ पे, या कुछ नोट्स डाउन करने रहते हैं, नोट बताने रहते हैं, कुछ बात बतानी है तो मैं आप पे मैं शेयर कर देता हूँ, राइट। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो कुछ लोगों ने PDF के लिए बोला है, PDF शेयर करने के लिए। देखो PDF अभी मैं शेयर नहीं कर सकता है क्योंकि अभी मैं PDF मैंने कुछ परचेस किए हुए हैं, क्लासेस ली हुई हैं इसका टेस्ट सीरीज का, तो अभी परचेज या आपको पब्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, ये इलीगल होता है पब्लिक करना। आप वो आप में परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप दूसरों को पब्लिक करेंगे तो ये इलीगल नहीं होगा, इलीगल होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको अभी नहीं दे सकता, कुछ टाइम बाद मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको लेना है तो आप दृष्टि इसकी जो ऑफिशियल साइट वहाँ से जाकर परचेस भी कर सकते हैं, राइट। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।